हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की जो वैकेंसी आई है उसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगुलहास जलधारा। ये हिंद महासागर की जलधारा है और ये कैसी जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। क्यूराइल की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और ये ठंडी जलधारा है। ठंडा गर्म पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और फ्लोरिडा जलधारा की बात करते हैं तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है और कैसी है? तो ये गर्म जलधारा है। कनारी जलधारा की बात करते हैं, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की है और ये कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पाली भाषा में है। देखिए, आपने त्रिपिटक का नाम सुना होगा। त्रिपिटक क्या है? तो ये बौद्ध ग्रंथ है। और इसके कौन कौन से त्रिपिटक में? तो विनय पिटक है, उसके बाद सुत्त पिटक है और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तीनों पिटक ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और ये सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। ठीक है, सुत्त पिटक के 5 निकाय ध्यान से सुनिए कौन कौन से? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो यानी ये मध्यम निकाय जो है ये किसका भाग है? तो ये सुत्त निकाय का है। ठीक है, और किस भाषा में है? तो पाली भाषा में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर हम बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान बनाया गया है? ध्यान रखिए, राज्य वित्त आयोग की बात कर रहा है यहाँ पे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 आई में। यानी अनुच्छेद 243 झ पूछ लिया, कभी कभी हिंदी में पूछ लिया जाता है तो झ ध्यान रखिएगा, आई में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका गठन कौन करता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये भी पूछा जाता है। अगर हम यही केंद्र की वित्त आयोग की बात करते हैं, किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में। और जो केंद्र के वित्त आयोग है इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसका गठन करता है। और इसी केंद्र के वित्त आयोग के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। और इसके संविधान संशोधन द्वारा इसे लाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे लाया गया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। और किस आर्टिकल में है? तो 243 आई में इसका उल्लेख किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? ओम्बुड्समैन मतलब लोकपाल। लोकपाल की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? तो स्वीडन से मानी जाती है 1809 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पीसी घोष भारत के पहले लोकपाल। इनकी नियुक्ति कब की गई थी? 2019 में। ठीक है, 2019 में बने थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 1 सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? सहकारी समितियां शब्द कब जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। अच्छा, 1 सी में है क्या? तो इसमें संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, सहकारी समिति की बात कही गई है किसमें? 1 सी में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 19 से 22 में इस स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, और कैसा अधिकार, कैसा है? तो ये मूल अधिकार है। ठीक है, कैसा है? मूल अधिकार। मूल अधिकार की बात करते हैं किस भाग में है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 में क्या है? हमारा मूल अधिकार है। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुना करिएगा। ठीक है, अगला है 18 मार्च 2022 को संयुक्त राज्य महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी पूछ रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 की बात कर रहा है। यहाँ पे ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, इसलिए यहाँ पे 2022 का दिया है। देख लेते हैं, कभी कभी 2022 भी पूछ लेता है तो इसलिए जरूरी है। इस रिपोर्ट की सूची में 146 सदस्य देशों को शामिल किया गया। सही है, 2022 में कितने देश शामिल थे? 146 देश शामिल थे। और विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड प्रथम स्थान पे। सही है, इस सूची में भारत 136वें स्थान पे था। ठीक, ये भी सही है। 2022 में भारत किस स्थान पे था? तो 136वें स्थान में पे था। और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। अब हम 2023 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 2023 में कितने देश शामिल थे? 136 देश शामिल थे। कितने? 136। 2022 में 146 और 2023 में 136 देश शामिल थे। अब भारत की रैंक क्या है? अब की बार भारत की रैंक 126वीं रैंक है भारत की। कितनी? 126वीं। अंतिम स्थान पे कौन है अब की बार? तो अफगानिस्तान। 2022 में भी अफगानिस्तान, अब की बार भी अफगानिस्तान क्या है? अंतिम स्थान पे है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, भारत की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर का है। मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांगटा, ठीक है। और हम पंजाब की बात करते हैं, आप ध्यान रखिए, गतका। पंजाब का क्या है मार्शल आर्ट? गतका है। कहाँ का? तो पंजाब का। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो लाठी, ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। अब केरल में कौन सा है? तो कलारी पट्टू। कलारी पट्टू कहाँ का है? तो केरल का है। आप इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोपन खान किसके लिए प्रसिद्ध है? गोपन खान जो है टिन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये गोपन की खान है कहाँ पे? तो ये मलेशिया में है। कहाँ पे? मलेशिया में है। और किसके लिए है? तो टिन के लिए है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिएगा। और टिन का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है, उसके बाद मलेशिया है, उसके बाद इंडोनेशिया का स्थान है, ठीक है। ध्यान रखिए, सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरे खान की बात करते हैं, हीरे की खान की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिए, किम्बरले की खान। किम्बरले की खान कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। किसके लिए? हीरे के लिए है। चांदी की खान बहुत पूछा जाता है। और इसकी बात करते हो चिहुआ हुआ ये कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको में है। और किसके लिए है? चांदी के लिए है, ठीक है। अगला है, रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैन रहीम रेखा किसके बीच है? तो रूस तथा फिनलैंड के बीच है। 49वीं समांतर रेखा की बात करते हैं तो ये किसके बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में। ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी? 49वीं समांतर रेखा। हिंडनबर्ग रेखा तो ये पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। पोलैंड और जर्मनी के बीच कौन सी? हिंडनबर्ग रेखा। और मेंडेसिन रेखा इसी को ही 49वीं समांतर रेखा कहा जाता है। और किसके बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अक्सर मिलान करने के लिए पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8.6% है। कितना है? 8.6%। आगे बढ़ते हैं। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में मनाया जाता है बथुकम्मा उत्सव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, हार्नबिल फेस्टिवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। तमिलनाडु में कौन सा मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोंगल। और ये पोंगल जो है केरल में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में कौन सा? पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और ये जो जल मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और ये कौन से? 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर। देखिए, पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। और वास्तविक पूछा जाए तो महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक थे। और 23वें तीर्थंकर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। और ये जो महावीर स्वामी थे, इन्हीं की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ के अनुसार स्त्री संघ की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प चूला ने स्त्री संघ की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना है? लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। और ये किस शैली में बना है? तो ये नागर शैली में बना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है ययाति केसरी ने करवाया था। किसने? ययाति केसरी, सोमवंशी राजा थे, ययाति केसरी ने इसका निर्माण करवाया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये सार्वजनिक प्राधिकरणों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, 5 प्रकार की रिट होती हैं। कौन कौन सी हैं?
बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है रिट? तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत कौन जारी करता है? तो हाई कोर्ट जारी करता है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है तो देख लेते हैं। नूनिज, ये पुर्तगाल का था, सही है। और नूनिज किसके समय में आया था? तो ये अच्युत देवराय के समय में आया था। ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है, अच्युत देवराय के समय में कौन आया था? तो नूनिज आया था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। मार्को पोलो, ये इटली का था। तो और ये किसके समय में आया था? तो ये पांड्य साम्राज्य के समय में आया था। और निकोलो डी कॉन्टी, ये भी कहाँ का था? इटली का था, ये भी सही है। तो ये किसके समय में आया था? तो ये देवराय प्रथम के समय में आया था। ठीक है, कौन? निकोलो डी कॉन्टी। और डोमिंगो पायस, ये तुर्की का नहीं था, तो ये कहाँ का था? तो ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का था डिमोंगो पायस। और ये किसके समय में आया था? तो राजा कृष्णदेव राय के समय में आया था। इंपॉर्टेंट है, राजा कृष्णदेव राय के समय में यह आया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिमोंगो पायस, ये पुर्तगाल का था। अगला है, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 74 थे राहुल श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से थे? तो ये 74वें थे। वर्तमान में 82वें, ध्यान रखिएगा, 82वें कौन थे? बपुल्ला, बपुल्ला प्रवीत जो है, प्रवीत, ये कौन से हैं? तो 82वें नंबर के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा किसे कहा जाता है? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो कर्क रेखा कहा जाता है। मकर रेखा ये कितने देशों से को गुजरती है? तो ये कितने 10 देशों से गुजरती है मकर रेखा। तो किससे नहीं गुजरती है? तो उरुग्वे से नहीं गुजरती। ध्यान रखिए, उरुग्वे से नहीं गुजरता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10 देशों से कौन कौन से, आप ध्यान से सुनिएगा। अर्जेंटीना, देखिए पहले दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन से हैं? कौन कौन देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे। उरुग्वे नहीं, पराग्वे। ठीक है, 4 देश हैं। उसके बाद आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ये। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने हो गए? 10 देश हो गए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये लंदन में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगला है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश, इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण प्रशासन के लिए यानी स्थानीय स्वशासन की बात कर रहा, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा राजवंश था? तो चोल था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगे बढ़ते हैं, संत तुकाराम किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवाजी के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी की बात करते हैं, 2 कर ध्यान रखिएगा, सरदेशमुखी और चौथ। ठीक है, सरदेशमुखी और चौथ किससे संबंधित था? तो ये मराठा साम्राज्य से संबंधित था, इंपॉर्टेंट है। और एक और ध्यान रखिए, अष्टप्रधान, अष्टप्रधान भी किससे संबंधित? मराठा साम्राज्य से, पूछा जाता है ये। अगला है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो कब किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1532 में चुनार दुर्ग पर आक्रमण किया था, किसने? हुमायूं ने। और चुनार दुर्ग उस समय किसके अधीन था? तो शेरशाह सूरी के अधीन था। ठीक है, शेरशाह सूरी के अधीन। ध्यान रखिए, इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले कौन बने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक से संबंधित है। आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खेल ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ व युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ? टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य में क्या हुआ? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो 1767 से 1769 में हुआ था पहला। उसके बाद दूसरा कब हुआ था? 1780 से 1784 तक क्या हुआ था? दूसरा हुआ था। तीसरे की बात करते हैं तो 1790 से 1792 तक हुआ था तीसरा। और चौथा 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अला पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? पेटागोनिया कहाँ पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जेंटीना में है। कहाँ पे? अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में है।
कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका का देश है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ और हम बात करते हैं। उत्तरी अफ्रीका में कौन सा? सहारा मरुस्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। एक है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये मंगोलिया और चीन में। आप ध्यान सुनिए, मैं बता दे रहा हूं। एक है कालाहारी, ये बोत्सवाना। कालाहारी बहुत पूछा जाता है। कालाहारी बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में है ये। और कालाहारी में एक जनजाति रहती है, बुशमैन जनजाति, ये पूछा जाता है। बुशमैन जनजाति कहाँ? कालाहारी मरुस्थल में। आटाकामा, आटाकामा मरुस्थल चिली में है। सबसे शुष्क मरुस्थल है आटाकामा। कहाँ पे? चिली में है। थार मरुस्थल की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान में है। और एक है दस्त ए कातिर, ये कहाँ पे है? ईरान में है। अगला प्रश्न है, बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में स्थित है? ताबो मठ कहाँ पे स्थित है? ये स्पीति घाटी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और स्पीति घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में। न्योरा घाटी कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। चुंबी घाटी कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मिलान करना है। व्यक्ति दिया, दूसरी तरफ जो है भारत के संविधान को बनाने में भूमिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर रहा थी। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एच.सी. मुखर्जी की बात करते हैं तो संविधान सभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। और टी.टी. कृष्णमाचारी ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। और राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे किसके? संविधान सभा के। ये अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे? अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? किसके तहत? 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसी के तहत इसका गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की है। अगला, एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बिहार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? जलप्रपात से प्रश्न बनता है, अक्सर मिलान करने के लिए आता है ये सब प्रश्न। तो भेड़ा घाट जो है किस, कहाँ पे है? अच्छा, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो धुआंधार जलप्रपात है। और धुआंधार जो है किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है ये धुआंधार जलप्रपात, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। चुलिया जलप्रपात की बात करते हैं तो ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहाँ पे? राजस्थान में। चंबल नदी, ध्यान रखिए। चुलिया। दुग्धधारा, दुग्धधारा को ही कपिल धारा कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है ये। और डुडुमा, और ये कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और ये मचकुंड नदी पे है, मचकुंड नदी। ठीक है, ये दुग्ध धारा। एक है दुग्ध सागर, ध्यान रखिएगा, दुग्ध सागर। दुग्ध सागर जो है ये किस नदी पे है? तो ये मांडवी नदी पे है। दुग्ध सागर मांडवी नदी पर, और कर्नाटक और गोवा के बीच में है ये। कौन सा? ये दूध सागर। ठीक है, दूध सागर। और ये दुग्ध धारा है। ठीक है, दुग्ध धारा किस पे? नर्मदा नदी पर। और दूध सागर मांडवी नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त किया जाता है, बहुत मुलायम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात माप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो उसको जो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, मैं उसका उत्तर वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। देखते हैं। बेसल सभा, तो अच्छा सही युग्म पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ये जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। और ये कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। बेसल सभा की बात करते हैं। बेसल सभा जो है ये बैंकों से संबंधित है। 1988 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? बैंक में सुधार से संबंधित है, बेसल नॉर्म्स। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और किससे संबंधित है? ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। रामसर सम्मेलन की बात कर रहा है। रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था। और यह किसके लिए हुआ था? तो यह आर्द्र भूमि के लिए हुआ था, यानी दलदली भूमि के संरक्षण के लिए हुआ था। रामसर 1971 में ईरान में है ये। अब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है।
ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये एकेश्वरवाद पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की बात करते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? 1828 में राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और एक प्रश्न और बनता है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को किसकी राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी 1815 में, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। पत्रकारिता का जनक किसे? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद में मौलिक है? तो धन विधेयक जो है ये 110 में, धन विधेयक की परिभाषा किसमें है? 110 में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी प्रश्न बनता है, कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं है। ठीक है। और जो ये धन विधेयक है और इसे किसमें प्रस्तुत किया जाता है? तो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, राज्य की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां। ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, मैं सारा डिटेल में बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है? थॉमस कप, देखिए, उपविजेता इंडोनेशिया। अगर विजेता पूछा जाए तो भारत जो है क्या था? विजेता था। भारत ने पहली बार ये थॉमस कप जीता। और थॉमस कप ये किससे संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? 2022 पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वेस्ट इन योर आवर प्लेनेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही 2023 की भी थीम है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। एक है 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और एक है 22 मई, ध्यान रखिए, 22 मई को कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी का उद्गम स्थल है। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोसाईनाथ की चोटी से निकलती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में है ये, नेपाल से निकलती है कोसी नदी, गंगा की सहायक नदी है और इसे बिहार का सूख कहा जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पठार से कौन सी निकलती है? दामोदर नदी निकलती है। वर्ष 1921 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से? देखिए, स्वराज दल के अध्यक्ष ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, नारायण प्रसाद। देखिए, स्वराज जो पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना। और इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद। और सचिव पूछा जाता है, सचिव जो कौन थे? अब्दुल बारी इसके सचिव थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। सॉरी, अल्लाह। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। दक्कन के दंगे कब हुए थे? तो 1875 में हुए। तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन डी, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, जो महाजन थे उनके द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तुगलक वंश ने सर्वाधिक शासन किया था। देखिए, मैं बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। गुलाम वंश, देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और किस वंश की स्थापना की थी इसने? गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश के कार्यकाल की बात करें तो 1206 से लेकर, आप ध्यान सुनिएगा, 1206 से 1290, टोटल कितने वर्ष? तो 84 वर्ष शासन किया था किसने? गुलाम वंश। उसके बाद आता है खिलजी वंश, दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश कार्यकाल की बात करते हैं 1290 से लेकर 1320, 1290 से 1320, 30 वर्ष। ठीक है। उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश की बात करें 1320 से लेकर 1414 तक, कितने वर्ष? तो 94 वर्ष। उसके बाद आता है आपका सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर कब तक? 1450 तक। कौन सा? सैयद वंश। कितने वर्ष? 36 वर्ष। उसके बाद आता है लोधी वंश, 1451 से लेकर 1526, ये अंतिम राजवंश था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और ये कितने वर्ष? लोधी वंश 75 वर्ष। तो सर्वाधिक कौन? तो सर्वाधिक कौन सा? तुगलक वंश ने, 94 साल। ठीक है, सर्वाधिक तुगलक वंश। और सबसे कम पूछा जाए तो खिलजी वंश सबसे कम होगा। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तुगलक वंश सबसे कम, तो खिलजी वंश। आगे बढ़ते हैं, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे?
पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, काका साहब कालेलकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है इसको जो है संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? इसको तो 102वें संविधान संशोधन 2018 में इसे क्या प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 338 ए में। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित वाद यानी पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय भारत का प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीएन भगवती ने क्या किया था, पीआईएल की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, सही है। भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में आपात उपबंध नहीं है। तो भाग 4 में क्या है, तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है, डीपीएसपी, तो नीति निर्देशक सिद्धांत है किसमें, तो भाग 4 में, ठीक है। और आपात उपबंध की बात करते हैं तो आपात उपबंध किसमें है, तो ये भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया, भाग 18 में, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के आकर्षण से बनती है, तो क्या बनता है, ज्वार भाटा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लहरें ऊपर उठती हैं तो उसे ज्वार कहा जाता है, जब नीचे जाती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। अला मिजोरम में स्थित फवांग पुई राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, नीला पर्वत उद्यान, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मिजोरम के कुछ और राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मिजोरम है। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला है, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ये कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। और सर्वाधिक अधिक मात्रा में कार्बन यानी सबसे शुद्ध कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। इसमें सर्वाधिक क्या होता है, कार्बन होता है, लगभग 90% होता है। अब बिटुमिनस की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। अला समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं, तो समान दाब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान वायुमंडलीय दाब। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समताप हो तो समान ताप वाले होते हैं, ठीक है। अगला है, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पटना में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, इन्हें लोकनायक कहा जाता है। और हम पोर्ट ब्लेयर की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सा हवाई अड्डा है, तो वीर सावरकर हवाई अड्डा यहाँ पे है। हैदराबाद की बात करते हैं तो कौन सा है, तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, हैदराबाद में। नागपुर में कौन सा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, नागपुर में है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट, सेल का को यानी कोशिका का पावर प्लांट किसे कहा जाता है, माइट्रोकांडिया कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। माइट्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाल्जी क्या की बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, गाल्जी को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसे, लाइसोसोम को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कठोर जल उपयुक्त नहीं होता, कठोर जल होता है किसमें, उपयुक्त नहीं होता, तो किसी में नहीं होता। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पीने के लिए भी नहीं होता, साबुन से कपड़े में धोने के लिए झाग नहीं बनता, ये यही पहचान है। जो कठोर जल होता है उसमें साबुन मिलाने पर क्या होता है, झाग नहीं बनता है। बॉयलर्स में उपयोग, ये भी गलत, मतलब इसमें भी नहीं होता है। फसल के सिंचाई में इसमें भी उपयोग नहीं होता। देखिए, कठोर जल फसल की सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि फसल के जो जाइलम होते हैं वो क्या करता है, कठोर जल उसको अवरुद्ध कर देता है, जिससे फसलें क्या हो जाती हैं, कुंठित हो जाती हैं, ठीक है। यानी किसी में उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। मानव के बाल एवं नाखून में कौन सा होता है, तो कैरेटिन होता है, कैरेटिन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए दोस्तों, इसमें जो है इस परीक्षा में 50 नंबर का क्या आता है, आपका जीएस आता है, और 25 नंबर का आपका साइंस आता है, ठीक है। 50 नंबर का जीएस और 25 नंबर का इसमें साइंस आता है। टोटल 75 नंबर का क्या आपका जीके जीएस प्रकार से आता है। उसके बाद रीजनिंग और मैथ जो प्रश्न आते हैं रीजनिंग और मैथ से आते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है जीके जीएस के ही प्रश्न कंप्लीट करेंगे। 75 नंबर का अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर आप मैथ और रीजनिंग करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे इसका सॉल्व भी है, ठीक है। इसका सॉल्व वहां पे दिया गया है, तो वहां से आप लेकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर किसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, पायरोमीटर सब उच्च ताप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
और वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है। आर्द्रता किससे नापा जाता है? तो हाइग्रो, ध्यान रखिए, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? आर्द्रता नापा जाता है। एक होता है घनत्व, जल का घनत्व किससे नापा जाता है? यह है हाइड्रोमीटर, ध्यान रखिए, ये हाइग्रो है और ये हाइड्रो है। हाइड्रोमीटर से क्या घनत्व नापा जाता है। अला हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? इन नारंगी कलर का होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स ये आपातकालीन स्थिति, इसमें सब रिकॉर्ड होता रहता है, जिससे अगर मान लो कोई दुर्घटना होती है तो इसकी क्यों हुआ है तो इसमें वो चीज रिकॉर्ड हुई होती है। तो यही है ब्लैक बॉक्स। और किस कलर का होता है? तो नारंगी कलर का होता है। अगला है नाइट्रोजन मुक्त से होता है। नाइट्रोजन मुक्त क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। ठीक है, अप्रभावित होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। अभी बिहार जो 1 तारीख को कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ऑक्सीजन कितने मात्रा में होती है? तो 21% होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा करीब कितनी होती है? शोर यानी आवाज जो होती है, सहन सीमा कितनी होती है? तो 85 डेसिबल। WHO ने कितना माना है? 85 डेसिबल माना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो क्या कहते हैं ध्वनि की तीव्रता होती है, तीव्रता किसमें नापी जाती है? तो डेसिबल में नापी जाती है। और ध्वनि की जो आवृत्ति होती है ध्वनि की, ये किसमें नापी जाती है? तो हर्ट्ज में नापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में नापी जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, आपको पूछा जाता है कि एक होता है श्रव्य, देखिए पहले एक होता है अपश्रव्य तरंग, अपश्रव्य होता है, और दूसरा होता है श्रव्य, और तीसरा होता है पराश्रव्य। ठीक है, पराश्रव्य। अपश्रव्य जो हम सुन नहीं सकते, ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। और 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या होता है? इसको हम सुन सकते हैं, मनुष्य इसको सुन सकता है, इसे क्या कहा जाता है? श्रव्य कहा जाता है। अब पराश्रव्य ये 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? पराश्रव्य कहलाता है। अब पराश्रव्य कौन सुनता है? चमगादड़ वगैरह सुनती हैं। और अपश्रव्य को तो ये कुत्ता बिल्ली वगैरह सुनते हैं, ये अपश्रव्य। और मानव श्रव्य। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण होता है? यानी जो आपने देखा होगा नीचे जल होता है, ऊपर क्या होता है? बर्फ तैरती रहती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लिए यानी चश्मे के लिए लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके लिए फोकस दूरी क्या होती है? देखिए +2 दिए, पहले जान लेते हैं लेंस की जो है क्षमता किस में नापी जाती है? तो डायोप्टर में जाती है। ये भी प्रश्न बनता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। तो क्या होता है? F बराबर क्या होता है? तो 100/P इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पे कितना F कितना आ जाएगा? तो 100/ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। फोकस दूरी कितना आ जाएगा? 50 +50 है। तो ये +50 का मतलब समझ रहे हैं क्या है? मतलब ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस होगा। अगर यही माइनस होता तो अवतल लेंस होता। आप इसको भी ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है। बाकी पीतल, स्टील, ब्रॉन्ज जो है ये क्या है? मिश्र धातु। पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ते से बनता है। ब्रॉन्ज किससे बनता है? यानी कांसा, तांबा और टिन से बनता है। स्टील, इसमें लोहा, क्रोमियम, कार्बन मिलाया जाता है स्टील में। ठीक है, आगे प्रश्न है, सामान्य लवण की कौन सा है? देख मिलान करना है। तो इसका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। इसका फार्मूला क्या होता है? BaCl2 इसका फार्मूला होता है। अम्लीय लवण कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaCO3। ठीक है, और क्षारीय लवण इसका क्या, ये क्या हो जाएगा? ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, क्या? FeHO2। ठीक है, उसके बाद द्विक लवण फिटकरी। फिटकरी का आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है। इसका फार्मूला हो जाएगा KlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 24S2। इसका फार्मूला होता है KlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 24S2। इसका फार्मूला होता है, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुक्तता जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है? तो धान में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ये हरित शैवाल जो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लावमान गीत यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबरा मैक्लीटॉक ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका। अच्छा, मेंडल को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। किसे? मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्तियों को कठिनाई होती है। दूरदृष्टि देखिए उल्टा होता है, दूरदृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पास की वस्तु देखने में, वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। किसमें? दूरदृष्टि में। अच्छा, इसका निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि में? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा,
दू से आप ध्यान रखिए, इसमें ऊ की मात्रा लगी है तो उत्तर लेंस, ये ट्रिक है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट के लिए, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। अल्जाइमर में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने यानी सैंपल में क्या होता है, तो क्या होता है, सुक्रोज भी होता है, फ्रक्टोज भी होता है, ग्लूकोज होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अच्छा, ये डायबिटीज यानी ब्लड शुगर जो होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इंसुलिन करता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से जो क्या होता है, डायबिटीज होता है, इंसुलिन इसको कंट्रोल करता है। और ये किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय की बीटा कोशिका स्रावित होता है। अला, विरंजक चूड़ के लिए कौन सा कथन असत्य है, ध्यान रखिए असत्य पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरंजक चूड़ के लिए, तो ऑप्शन सी या ऑक्सीकोरक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसकी विशेषता क्या होती है, पारा जो होता है इसका क्या होता है, तो ये उच्च संचालन शक्ति होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, प्रश्न 2, समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब गोला, अच्छा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जब गोला माध्य स्थिति से गुजरता है तो त्वरण क्या होता है, शून्य होता है, ये सही हो जाएगा। और हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग से प्राप्त करता है, ये भी सही है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो उसके गति में त्वरण शून्य होता है, तो गलत है। समान दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है, ये भी सही है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। लिपिड्स का पाचन जो है, तो ये पित्त और लाइपेज, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पित्त अम्ल का जो है श्रवण कहां से होता है, तो यकृत इसका श्रवण करता है, और ये कहां इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, एनेस्थीसिया यानी इसे निश्चेतक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसका प्रयोग डॉक्टर करता है। अगला है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छा, पीसे की झुकी हुई मीनार कहां पे है, तो ये इटली में है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, यानी सर्जरी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा आवश्यक नहीं है, तो सोडियम जो है ये पौधों के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसको हम डेली कंटिन्यू करेंगे, डेली 8 बजे, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तभी ये सीरीज चलेगी, नहीं तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।